गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ परिचय हासिल कर लेते हैं, उसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन जो होता है वो लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना हुआ है और कार्बो का अर्थ होता है कोयला। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है तथा इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रूप में करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हम लोग भोजन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्रयोग किए जाते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियों या दवाइयों का उपयोग किया जाता है और इन औषधियों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो विभिन्न प्रकार के प्रसाधन या कपड़े पहनते हैं या वस्त्र धारण करते हैं, उन कपड़ों में भी अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक निहित होते हैं या कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी के नीचे खनिज पाया जाता है और उन खनिजों में कार्बनिक पदार्थों की संख्या उपस्थित होती है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या उपस्थित होती है। भूपर्पटी में जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं वो लगभग 0.02% उपस्थित होता है। इसके अलावा वायुमंडल में आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा 0.03% पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे लकड़ी है, कोयला है, केरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सभी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं और इन सभी पदार्थों में भी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करता रहा है, जिसमें मदिरा है, शर्करा है, गोंद है, कपूर है, ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग मानव प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते थे जो कार्बन युक्त होते थे, यानी कार्बन से मिलकर बने हुए होते थे, लेकिन उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी। बाद के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के अध्ययन के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से बताया कि दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कार्बनिक पदार्थों का जो अध्ययन करते हैं उसकी एक विज्ञान में या रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में अलग डेफिनेशन होती है जिसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यानी कार्बनिक रसायन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन की परिभाषा उसे कहते हैं जिसमें ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो सब यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है यानी कार्बनिक यौगिक को विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है। कार्बनिक पदार्थों में यौगिक बनाने की जो विशेष क्षमता होती है वह उसके जुड़ने की क्षमता के कारण होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो किसी भी तत्व से दोस्ती करने में बहुत ही महारत हासिल करता है, महारत रखता है। यानी कार्बन ऐसा तत्व है जो दूसरों से जल्द ही दोस्ती कर लेता है, और कार्बन में यह दोस्त बनाने की क्षमता या श्रृंखलित होने की क्षमता, श्रृंखलित होने की क्षमता का मतलब है जुड़ने की क्षमता, उसमें सह संयोजक बंध के कारण होती है। ये जो सह संयोजक बंध होता है उस कार्बनिक यौगिक में जो संयोजकता पाई जाती है जिसे सह संयोजकता या कोवैलेंसी कहा जाता है, इसी सह संयोजकता के कारण कार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है।
सबसे पहले संयोजकता होती क्या है। जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से अणु बनाता है या फिर यौगिक का निर्माण करता है तो उस समय एक तत्व दूसरे तत्व से यौगिक के निर्माण करते समय आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान देता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की वही संख्या उस तत्व की संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। और जो संयोजकता होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली संयोजकता जो होती है वो होती है वैद्युत संयोजकता। दूसरी जो संयोजकता होती है वो होती है सह संयोजकता या फिर कोवैलेंसी। और जो तीसरे प्रकार की संयोजकता होती है वह होती है उप सह संयोजकता या कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो यहाँ हम लोगों को सह संयोजकता के बारे में पढ़ना है। सह संयोजकता जो होती है वो रासायनिक क्रियाओं में जब आपस में इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी होती है तो इस प्रकार की संयोजकता को सह संयोजकता कहा जाता है। और जब आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके बीच बंध बनता है और इस बंध को सह संयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों में यौगिक बनाने की जो विशेष क्षमता होती है वो इसी सह संयोजकता के कारण होती है, क्योंकि इसमें यौगिक बनाने वाले जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार से करते हैं कि हर परमाणु अपने पास वाले अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। और जब आपस में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल सह संयोजक बंध, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विसह संयोजक बंध, और जब 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो यहाँ से त्रिसह सह संयोजक बंध या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो रहा है। जब हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं के बीच पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपने पास वाले अक्रिय गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 2। तो इसे दोनों परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, जब इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये वाला हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है यानी बराबर के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ से H सिंगल बॉन्ड H का निर्माण होता है। यानी ये जो एक लाइन दिख रही है इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ एकल सह संयोजक बंध या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से हाइड्रोजन अणु बना है। उसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो रहा है, O2 का निर्माण हो रहा है। तो O2 के निर्माण के लिए आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। 8 के हिसाब से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा पहले कोश में पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। जब 2 परमाणु हैं तो दोनों के पास पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन को बाहरी कोश में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक बनाना है। तो अष्टक बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी ये अपने पास वाले नियान अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा।
तो यहाँ से दोनों ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो दोनों के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। यहाँ से जो 2 लाइन दिख रही है, इस 2 लाइन का मतलब है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तब ऑक्सीजन अणु का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन अणु का निर्माण होना है। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में 7 होगी। जब सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बोरबरी नियम के अनुसार वो होगा पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत या आवश्यकता होती है। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। ये नाइट्रोजन इसे 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये नाइट्रोजन भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके नाइट्रोजन अणु का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 3 लाइन दिख रही है, इस 3 लाइन का मतलब है कि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ है।